हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम डेली करते हैं हमारे EVS की क्लासेस, जो कि आपके CTET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पर हमने बहुत सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कर लिया है। आपकी कम से कम 25 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं। आज ही हमारी क्लास नंबर 26 रहेगी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे पर्यावरण शिक्षण में आकलन के संकेतक। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और ऐसा कोई भी टेट एग्जाम्स नहीं जहाँ पर आकलन के संकेतक से क्वेश्चन ना बने। ठीक है, अब ये आकलन के संकेतक होते क्या हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और ये कहाँ से आया, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे आज। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। और यदि आप चाहते हैं कि आपका इससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यह जो क्लास रहेगी इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा ये 18 नंबर का टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने आपको पूरा NCERT बेस्ड जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है वो सारा कवर कराया हुआ है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो देखते हैं कि जो आकलन के संकेतक हैं पर्यावरण शिक्षण में ये होते क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आकलन के संकेतक आए कहाँ से हैं। क्या शिक्षा नीति 1986 से आए हैं, या कोठारी आयोग ने दिए हैं, या NCERT ने। जब इस तरह से ऑप्शन बना कर देंगे तो आप थोड़े से कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है पर्यावरण शिक्षण में आकलन के जो संकेतक हैं वो हमारी NCERT ने दिए हैं। NCERT जो होती है इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ से आए हुए हैं, हमारे NCERT से आकलन के संकेतक आए हुए हैं। ठीक है, अब कभी कभी इनकी संख्या पूछ लेते हैं तो ये भी आगे देखेंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, तो जो आकलन के संकेतक हैं इससे तात्पर्य है सीखने या अधिगम में सहायता करने वाले कौशलों से है। मतलब जो आकलन के संकेतक हैं इनका मतलब है सीखने, मतलब अधिगम को क्या कहते हैं हम, सीखना। ठीक है, और एक होता है अर्जन। तो हिंदी पेडागोजी जब हमने पढ़ाई हुई थी वहाँ पर आपको अर्जन और अधिगम बहुत अच्छे से बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सीखने और अधिगम में जो सहायता करते हैं वो पर्यावरण शिक्षण में क्या कहलाते हैं, आकलन के संकेतक कहलाते हैं। इन्हें कौशल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब इन कौशलों के माध्यम से, मतलब कौशल हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो इन कौशलों के माध्यम से बालकों में जो शिक्षण अधिगम की क्रिया द्वारा व्यवहार परिवर्तन करके, मतलब इन कौशलों का उपयोग करके बालक जो शिक्षण अधिगम की क्रिया करता है उसका व्यवहार परिवर्तन करके बालक को क्या बनाया जाता है, परिपक्व, मैच्योर बनाया जाता है। ठीक है, तो आकलन के संकेतक NCERT से आए हुए हैं। इनका तात्पर्य है अधिगम में सहायता करना और इनके द्वारा बालक को व्यवहार परिवर्तित करके उनको क्या किया जाता है, परिपक्व बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आकलन के जो संकेतक हैं वो कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो कभी इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछता है आपका तो आपको बताना है 10। कितने हैं आकलन के संकेतक, 10 हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं एक ही संकेतक के अलग अलग नाम होते हैं तो कुछ बच्चे इसकी संख्या 11, 12 मान लेते हैं, ये गलत है। आकलन के जो संकेतक हैं जो NCERT ने दिए हुए हैं वो इनकी संख्या 10 ही है। ठीक है, आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे CTET के तो वहाँ पर इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इससे हर बार आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि ये पेडागोजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, आकलन के संकेतक से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कौन कौन से 10 आकलन के संकेतक हैं ये देखेंगे और इसके बाद एक एक करके हम सारे उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लेगा कि जानवरों, या फिर इस तरह से कि जैसे हम कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो हमें इतने दिन यात्रा करनी है तो इतने दिन के लिए कितने भोजन की ज़रूरत होगी, यह आकलन के किस संकेतक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं आकलन के जो 10 संकेतक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका अवलोकन एवं रिपोर्ट, दूसरा है चर्चा करना, इसे ही संप्रेषण कौशल कहते हैं, तीसरा है आपका अभिव्यक्ति, चौथा है व्याख्या। क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा एक आकलन का संकेतक नहीं है। ठीक है, तो आपको जब सारी पता होंगी तभी आप इसका आंसर करेक्ट दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका वर्गीकरण, अगला है प्रश्न करना, सातवां है विश्लेषण, आठवां है प्रयोग, नौवां है न्याय समानता के प्रति चिंतन। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट है आपका 10वां सहभागिता। तो इनका स्क्रीनशॉट जरूर लें क्योंकि ये आकलन के 10 संकेतक हैं। तो इससे एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि निम्न में से कौन सा आकलन का संकेतक है और कौन सा नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अवलोकन या रिपोर्ट।
मतलब अवलोकन या रिपोर्ट, मतलब इसका हम यदि सार देखें तो देखना होता है। क्या होता है? देखना। अब जो देखना होता है वो स्वाभाविक क्रिया होती है, कहीं भी किसी भी समय हम कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि कोई नियत समय होगा कि हम इस चीज़ को इतने समय में देखेंगे, नहीं। तो देखना मतलब जो अवलोकन या रिपोर्ट होता है, इसका सार आपको याद रखना, की पॉइंट याद रखना है, इसका मतलब होता है देखना। और जब हम देखते हैं और जो हम देख रहे हैं यदि वो उद्देश्यपूर्ण हो तो उसे ही क्या कहते हैं? अवलोकन, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम अभी यही मान के चलिए, हम मतलब यहाँ पर स्लाइड है आपके पास, तो आप इसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है? अवलोकन है। मतलब देख तो रहे हैं और उद्देश्य भी है आपका। क्या उद्देश्य है? कि हमें ये याद हो जाए, हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, तो उद्देश्यपूर्ण हुआ ना देखना, तो यही क्या कहलाता है? आपका अवलोकन कहलाता है। अब इससे क्वेश्चन बनता है, और देखने का कार्य कौन करता है? तो देखने का कार्य करती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो देखने का कार्य इन्हीं के माध्यम से होता। अब आप कहेंगे आँखों के माध्यम से, तो हाँ, आँखें भी हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आती हैं। तो देखने का कार्य ज्ञानेंद्रियाँ करती हैं, ठीक है। तो अब ज्ञानेंद्रियों से अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि ज्ञानेंद्रियों से बालक जानकारी इकट्ठा करता है या कुछ भी कार्य करता है ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, तो यह पर्यावरण के किस संकेतक के अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो ये आएगा आपके अवलोकन या रिपोर्ट के अंतर्गत। अब जब सबको पता होगा कि अवलोकन क्या होता है, तभी इसका राइट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब देखने का कार्य वस्तु, घटना, स्थान, दृश्य आदि कुछ भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा, और जब ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा तो कार्य उद्देश्यपूर्ण होगा, और उद्देश्यपूर्ण होगा तो यह क्या कहलाता है? आपका अवलोकन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है घटना वस्तु के बीच समानता और असमानता बताना। जब हम देखते हैं किसी भी चीज़ को तो हम उसमें अंतर करते हैं, समानता बताते हैं कि ये चीज़ें समान हैं और इसमें ये असमानता है, तो ये भी आपके किसके अंतर्गत आएंगी? अवलोकन की। और जब समानता असमानता कब बताएंगे? जब हम किसी चीज़ को देखेंगे, बिना देखे कैसे समानता और असमानता बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट घटना को क्रमानुसार रखना। तो किसी घटना को क्रम के अनुसार कैसे रखेंगे? जैसे मान के चलिए हमें वस्तुएं हैं कुछ, ये छोटी है, इससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर, तो इसको हम क्रम के अनुसार कैसे रख पा रहे हैं? जब हम इसे देखेंगे, ठीक है, देखेंगे तो उद्देश्यपूर्ण होगा, और उद्देश्यपूर्ण होगा तो इसे क्रम के अनुसार रखेंगे, ठीक है। तो यही क्या है? हमारा अवलोकन। नेक्स्ट है घटना का वर्णन सुनाना। सुनाएंगे कैसे? जब देखेंगे, जब तो घटना का वर्णन सुनाएंगे। मान के चलिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो जब हम उस घटना को देखेंगे तभी तो उसके बारे में बताएंगे, बिना देखे नहीं बता सकते। तो इन सब में आपका देखने का प्रयोग हो रहा है, और जब हम देखते हैं तो उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और रिपोर्ट को ही अवलोकन कहते हैं। नेक्स्ट है तस्वीर, तालिका और नक्शे बनाना। कैसे बनाएंगे? जब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अवलोकन के अंतर्गत आती हैं। अब इससे आपका कोई भी क्वेश्चन यदि बनता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं दूसरा पर्यावरण आकलन का संकेतक, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा? हमारा अवलोकन एवं रिपोर्ट। दूसरा है चर्चा करना या संप्रेषण कौशल, ठीक है। तो चर्चा करना या संप्रेषण कौशल क्या होता है? तो इसमें बालक दूसरे की बात सुनता है और अपनी बात बताता है। मतलब संप्रेषण मतलब आदान प्रदान बातचीत का, ठीक है। दूसरों की राय और तर्क समझता है। तो चर्चा करना को ही क्या कहते हैं? संप्रेषण, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? प्रदूषक के कारकों पर चर्चा करना। मतलब प्रदूषण फैलाने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इस पर चर्चा की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट है भोजन की बर्बादी पर चर्चा करना, कि भोजन की बर्बादी को कैसे रोका जाए, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की चर्चा करना संकेतक के अंतर्गत आता है। और किसी यात्रा पर चर्चा करना, ठीक है, या किसी यात्रा के बारे में बातों का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी दूसरे संकेतक जो है आपका पर्यावरण आकलन का चर्चा करना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा, दूसरा भी संकेतक हो गया। अब हम तीसरा संकेतक देखेंगे, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है? तो अभिव्यक्ति मतलब इसमें बालक द्वारा निर्मित किए गए कार्यों का आकलन होता है। तो बालक जो कार्य निर्मित करता है, जो भी कुछ कार्य करता है, उसका जो है आकलन यहाँ पर होता है अभिव्यक्ति संकेतक के अंतर्गत, ठीक है। इसमें बालक द्वारा निर्मित चित्र, हाव भाव, सृजनात्मक लेखन और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति शामिल होती है। तो यहाँ पर केवल मौखिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि बालक जो सृजनात्मक लेख लिखता है, हाव भाव प्रदर्शित करता है और चित्र बनाता है, ये सारी चीज़ें आपकी अभिव्यक्ति संकेतक के अंतर्गत आती हैं। अब उदाहरण देखते हैं, यदि मैं पक्षियों की भांति उड़ सकता तो क्या होता? तो यहाँ पर बालक क्या कहेगा? हाव भाव प्रदर्शित करेगा, ठीक है, कि यदि हम उड़ सकते तो ऐसा करते, वैसा करते, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें और मौखिक अभिव्यक्ति मतलब यहाँ पर मौखिक रूप से वह बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये आपका अभिव्यक्ति संकेतक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, जानवरों और बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, तो जो सम्मान की बात होगी वो अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आएगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जल की कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्त करेगा बालक। तो ये सारी चीज़ें आपके अभिव्यक्ति संकेतक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, संकेतक है आपका व्याख्या। तो व्याख्या बिल्कुल सरल है। इसमें बालक क्या करता है, तर्क देता है और तर्क की व्याख्या करता है। वहाँ पर केवल तर्क था, ठीक है, चर्चा करने में। यहाँ पर तर्क भी देगा और उसकी व्याख्या भी करेगा और तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध जोड़ता है और परिकल्पना का निर्माण करके भविष्यवाणी करता है। तो ये सारी चीज़ें व्याख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जल को स्वच्छ रखने के साधन। तो जल को स्वच्छ रखने के साधन तो बालक व्याख्या करेगा कि इस तरह से जल को स्वच्छ फिटकरी डाल करके कर सकते हैं, क्लोरीन गैस मिला करके कर सकते हैं, अन्य जो भी होगा जल को स्वच्छ रखने के साधनों में, तो वो सारी व्याख्या यहाँ पर देगा और ये आपके व्याख्या संकेतक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 दिन की ट्रेन यात्रा के लिए कितने भोजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ भी बालक विस्तार से व्याख्या करेगा कि इतने दिन हम मतलब 2 दिन ट्रेन में यात्रा करेंगे तो हमें इतने भोजन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है, गर्मियों में भोजन सर्दियों की अपेक्षा जल्दी खराब क्यों हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका, तो याद रखना ये भी आपका व्याख्या कौशल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, व्याख्या कौशल कहें या संकेतक एक ही बात है। नेक्स्ट है आपका वर्गीकरण कौशल या वर्गीकरण संकेतक। तो वर्गीकरण मतलब डिवाइड करना, आप समानता और असमानता के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समूह का निर्माण करते हैं और फिर उनमें समानता और असमानता बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण, जैसे गंध के आधार पर चीज़ों को अलग करना कि ये इस तरह की गंध है तो ये अलग होगा, दूसरी तरह की गंध है तो ये अलग होगा, मतलब इसमें समानता और असमानता बताएंगे और वर्गीकृत भी कर देंगे। नेक्स्ट है, भोजन पकाने के विभिन्न तरीकों में तुलना करना। जैसे भोजन है तो मान के चलिए किसी भी मतलब भोजन है तो अलग अलग तरीके से पकाया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अलग कर देंगे। जैसे कोई डिश मान के चलिए, ठीक है, तो कोई किसी तरह से बनाएगा, कोई दूसरे तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो इसमें भी तुलना करेंगे और अंतर करेंगे। नेक्स्ट है, बड़े छोटे के आधार पर पेड़ पौधों में तुलना करना कि ये छोटा है, इससे बड़ा, तो वर्गीकृत करते हुए चलेंगे और समूह भी बनाएंगे, तो ये भी वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना। ठीक, नेक्स्ट है, प्रश्न करना संकेतक। तो प्रश्न करना में क्या होगा, बालक में जब भी प्रश्न करते हैं तो बालक में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और बालक कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति के आधार पर प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका, वर्षा बादल आने पर ही क्यों होती है। तो बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वह जानने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये आपके प्रश्न करना कौशल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, नवजात शिशु बोलना क्यों प्रारंभ नहीं करते। तो बालक सोचेगा कि ये बात तो सही है कि क्यों बोलना प्रारंभ नहीं करते नवजात शिशु। तो यहाँ पर भी बालक प्रश्न करेगा। और ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा। तो बालक यहाँ पर भी अपने माता पिता से, अपने टीचर से क्वेश्चन करेगा। तो ये सारे आपके प्रश्न करना कौशल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्लेषण। विश्लेषण यहाँ पर है तो इसका की पॉइंट मानना आप, आधार कार्य कारण। इसका आधार क्या है, कार्य कारण, मतलब कार्य क्यों हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, ये आपके विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें बालक पूर्व अनुमान लगाता, मतलब प्रारंभ में जो वस्तु उसने देखी हुई होती है, जो जानकारी उसके पास होती है, वह उसको पहले अपने दिमाग में लाता है और इसके बाद परिकल्पना का निर्माण करता है और फिर उसकी जांच करता है। तो ये विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कोई नई डिश बनाना है तो पहले यदि उसने वही डिश बनाई हुई है तो उसके बारे में सोचेगा, इसके बाद नए तरीके से बनाएगा, तो ये विश्लेषण के अंतर्गत आता है। पहले पूर्वानुमान लगाएगा, फिर परिकल्पना का निर्माण करेगा और फिर उसकी जाँच करेगा। ठीक है, पुराने विचारों में नए विचारों का समावेश करता है, मतलब पुराने विचारों को थोड़ा सा बदल करके नए विचार यहाँ पर समावेशित करता हुआ चलता है। तो ये विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे राजाओं के द्वारा किले क्यों बनवाए गए। ठीक है, तो ये आपके विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। मतलब पहले वो सोचेगा कि क्यों, मतलब प्रारंभ में यदि उसने वो किला देखा होगा तो उसके बारे में सोचेगा, इसके बाद परिकल्पना निर्माण करेगा कि क्यों बनवाए हैं और फिर उसकी जांच करेगा। ठीक है, जैसे कह दें चना पकाने से पहले भिगोए क्यों जाती हैं, तो पूर्वानुमान लगाएगा बालक यहाँ पर, फिर परिकल्पना और फिर उसकी जाँच करेगा। और अलग अलग आकार के बर्तनों में क्या अंतर है, तो ये आपकी अंतर तुलना, मतलब ये आपके प्रश्न करने में भी आ जाएगा और यहाँ पर विश्लेषण में। तो कुछ जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम्स में नहीं आते, फिर भी आपको याद रखना है ऑप्शन में क्या दिया है। नेक्स्ट है आपका प्रयोग करना कौशल। प्रयोग करना मतलब हस्तपरक गतिविधि बालक स्वयं करके सीखेगा, सक्रिय होकर के सीखेगा। ठीक है, तो इसमें बालक व्यवहारिक तौर पर प्रयोग करता है, मतलब व्यवहारिक तौर का मतलब अपने निजी जीवन से जोड़ते हुए। ठीक,
इसमें वस्तुओं का जुगाड़ कैसे हो, सामान की बर्बादी ना हो इत्यादि कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे मान के चलिए इसका उदाहरण है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो उन्होंने ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं है क्या। जब मान के चलिए वयोवृद्ध मतलब कोई वृद्ध व्यक्ति है, उससे हम पूछते हैं कि क्या आपने ऐसे कोई पौधे देखे हैं जो आजकल नहीं हैं, तो ये आपके प्रयोग करने के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मतलब व्यवहारिक तौर पर यहाँ पर बालक ने क्वेश्चन पूछ लिया है। मतलब यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक और देखिए, यहाँ दिया है खाली माचिस की डिब्बी से खिलौने बनाना। तो ये भी व्यवहारिक तौर पर मतलब बालक अपने व्यवहारिक मतलब निजी जीवन में कुछ भी खिलौने इस तरह से सृजनात्मक कार्य करता रहता है और ये आपकी हस्तपरक गतिविधि के अंतर्गत आता है और इसे ही प्रयोग करना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पानी में कौन सी वस्तु तैर सकती है। तो ये भी आपके इसी कौशल में आएगा प्रयोग करने में। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देखिए दिया है, इसमें बालक विभिन्न वर्गों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें बालक सही गलत के आधार पर न्याय के प्रति तर्क प्रस्तुत करता है। मतलब सही गलत, क्या सही है क्या गलत है, और इसके बाद बालक तर्क यहाँ पर देता है। नेक्स्ट है, इसमें बालक के प्रति पर्यावरण के प्रति सजगता प्रस्तुत करता है। मतलब पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है। यहाँ पर बालक जो है पर्यावरण के प्रति क्या करता है, सजगता प्रस्तुत करता है, संवेदनशीलता दिखाता है और सही गलत में से सही को बालक यहाँ पर चुनेगा, क्योंकि यही होता है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, गरीबों के प्रति दयाभाव बालक प्रकट कर रहा है, तो यह पर्यावरण के किस संकेतक के अंतर्गत आएगा। तो न्याय और समानता के प्रति सरोकार के अंतर्गत, क्योंकि दयाभाव आपकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। वस्तुओं का पुनः प्रयोग कैसे करना है, तो ये भी आपकी इसी में आएगा। और लैंगिक वर्ग भेदता के प्रति मतलब जो रूढ़िवादिता है उसके प्रति बालक यहाँ पर संवेदनशील। तो आपको संवेदनशीलता याद रखना है और जो दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है ये आपका इसी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का मतलब ये लास्ट संकेतक रहेगा। क्या है, इसमें बालक अपनी खूबियों और कमियों को पहचानता है। मतलब स्वयं में क्या खूबी है और क्या कमी है वो यहाँ पर जान जाता है सहभागिता संकेतक के अंतर्गत। ठीक है, और कार्य की जिम्मेदारी लेता है कि ये कार्य है तो इसकी जिम्मेदारी बालक यहाँ पर लेने लगता है। साथ मिलकर कार्य करना यहाँ पर सीखते हैं। सहभागिता मतलब साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा प्रयोग ना होने पर बिजली बंद करना। तो यहाँ पर बालक क्या है, मैच्योर हो जाता है और वो ये समझने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सहभागिता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, त्योहारों पर पटाखे ना फोड़ना। यहाँ भी बालक क्या कर रहा है, अपनी खूबी और कमी दिखा रहा है और यहाँ पर जिम्मेदारी ले रहा है कि जिम्मेदारी का काम है कि त्यौहार पर पटाखे ना फोड़ना, क्योंकि आग भी लग सकती है। तो ये जिम्मेदारी वाला काम जहाँ भी आता है, यहाँ जैसे बिजली बंद कर दी तो ये भी जिम्मेदारी वाली बात हुई। ठीक है, क्योंकि यदि प्रयोग नहीं है तो बिजली को बंद कर दे, क्योंकि ये सभी के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो जितनी भी बचत करेंगे उतनी देर तक बिजली चलेगी। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी वाला कार्य हुआ। नेक्स्ट, दूसरों की बातों को बिना रोके सुनना। मतलब बीच बीच में ना बोलना, दूसरों की बात सुन करके जब उसकी बात पूरी हो जाती इसके बाद आपको बात करनी है, तो ये आपके सहभागिता के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये आकलन के 10 संकेतक जो NCERT ने दिए हैं और इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और वहाँ पर आप ज़रूर देखेंगे इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, और इतने उदाहरण लिए हैं, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।